गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं आतंकवाद से संबंधित टॉपिक। और इसका एक छोटा पार्ट हम लेंगे, इसकी हम कई सीरीज रखेंगे, तो कुछ पार्ट यहाँ कंप्लीट करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लासेस में पूरा करेंगे। तो देखिए, आतंकवाद का सबसे मीनिंग क्या है। आतंकवाद का मतलब है आतंक, मतलब टेरर, यानी टेरर स्प्रेड करना, मतलब आतंक फैलाना, मतलब डर पैदा करना। डर का ही बाजार है। लोगों में जब डर रहेगा तब लोग उसको मान्यता देंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे, उसे डरेंगे, और वो जैसी डिमांड करेगा उस डिमांड को पूरा करेंगे। इसी को बोलेंगे हम आतंकवाद। छोटी परिभाषा समझिए। अब आतंकवाद का हम इतिहास समझने चलते हैं कि आतंकवाद की शुरुआत वास्तव में वर्तमान जो आधुनिक विश्व है उसमें किस तरह से पैदा हुई। तो देखिए, ये जो मैप है ये 1947 से पहले का है। 1947 1947 से पहले का है। आपको ये दिखाई दे रहा है यहां पर पाकिस्तान वाला हिस्सा भारत में है। ये पूरा भारत है। यहां पर बांग्लादेश वाला हिस्सा भी भारत है। यानी उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश हुआ करता था। इसके ऊपर देखे तो बीच में तिब्बत था जो अलग देश था, और इधर चाइना था, चीन था। इधर देखे तो पूरा रसिया है, यहां तक रूस है। ये रसिया है, सोवियत रूस, और इस सोवियत रूस और इस इंडिया के बीच में अफगानिस्तान है। तो देखिए, अंग्रेजों का एक कंसेप्ट हुआ करता था, जो कि अंग्रेजों का नहीं, हम यूं कहें कि चाणक्य का कंसेप्ट हुआ करता था कि जब भी कोई शक्तिशाली देश है, दो शक्तिशाली देशों के बीच में एक छोटा देश होना चाहिए, जिसे बफर स्टेट बोलते हैं, बफर स्टेट। तो अंग्रेजों का कंसेप्ट था कि इंडिया को बाकी कंट्रीज से बचाने के लिए तो उन्होंने बफर स्टेट बनाए थे। यहाँ नेपाल बनाया था, यहाँ तिब्बत बनाया था, इधर अफगानिस्तान को मेंटेन किया था, ताकि रसिया से यहाँ तक ना आए जा सके। तो मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से के दौरान का टाइम पीरियड था, 1947 से पहले की स्थिति थी विश्व की। तो यहां हम देखें कि जो भारत का विभाजन किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम समझे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहीं खत्म हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जापान के सरेंडर करने के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया गया था। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है या इसके संबंधित द्वितीय विश्व युद्ध है, रसिया का और अमेरिका के बीच में 36 का आंकड़ा है। इसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रसिया वाला पार्ट हो जाता है, जिसे यूएसएसआर बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, यानी सोवियत संघ रूस। और दूसरी तरफ हो जाता है अमेरिका वाला पार्ट, यूएसए, अमेरिका वाला पार्ट हो जाता है। अब देखिए, विश्व दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक है रसिया वाला पार्ट, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेकर चलता है, कम्युनिस्ट विचारधारा लेकर चलता है। दूसरी तरफ होता है अमेरिका, और अमेरिका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि पूंजीवादी विचारधारा लेकर चलता है। अब ये बाकी देशों को कवर करने की कोशिश करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इन दोनों के बीच में चलता है शीत युद्ध, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। ये एक्चुअल में है क्या, कैसे था, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी है आप वहां देख सकते हैं। अब यहां क्या होता है कि ये दोनों ही देश अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए बाकी देशों को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए आप कि ये जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा इसमें दिखाई दे रहा है, ये पहले इंडिया के पास था। अब 1947 आता है, 1947, और 1947 में भारत को आजाद करना है। अब भारत को आजाद करना है, रसिया है जो यहां, रसिया और इंडिया, जो कि पाकिस्तान है वो इंडिया ही था, इन दोनों के बीच में सिर्फ अफगानिस्तान रहता है। तो अमेरिका इस बात को ब्रिटेन को बताता है
कि अगर इंडिया को इतना बड़ा देश छोड़ दिया, इतना बड़ा देश छोड़ दिया, तो देखिए रसिया के पक्ष में चाइना चला गया है, चाइना भी रेड हो गया है, देखिए रेड हो गया है। तो मतलब जो जो पार्ट रेड हो गया है वो किसका कंसेप्ट है, किसका आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, रसिया की। और जो जो यहां पर ब्लू दिखाई दे रहा है वो अमेरिका का पक्ष ले रहा है। तो अब इनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया है जो रसिया का सपोर्ट कर जाए, और इंडिया अगर रसिया का सपोर्ट कर जाता है तो पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा, साम्यवादी हो जाएगा, और अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया इनके पक्ष में जाए। तो प्रेशर डाला गया और यहां से पाकिस्तान अलग बनाया गया। पाकिस्तान अलग बनाया गया, अदरवाइज जब अंग्रेज इतने दिनों तक इंडिया को कंट्रोल कर सकते थे तो लास्ट मोमेंट पर पाकिस्तान बिना बनाए भी जा सकते थे। पाकिस्तान एक्चुअल में उनकी जरूरत थी ताकि रसिया और इंडिया, इन दोनों के बीच में दो कंट्री तैयार हो जाएं, दो कंट्री तैयार हो जाएं। और पाकिस्तान को ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, और ब्रिटेन के सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान कैपिटलिस्ट विचारधारा का हो गया, अमेरिका के पक्ष में चला गया। अब पाकिस्तान बीच में अमेरिका के पक्ष में चला गया है, इधर की तरफ बफर स्टेट बचे हुए हैं, और यहां से रसिया है जो भारत तक आ नहीं सकता है, तो इसलिए भारत को अलग किया गया था। अब हम देखें कि यहां पर अफगानिस्तान, ये वाला हिस्सा, ये यहां पर आतंकवाद की जन्मभूमि का काम करता है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व दो हिस्सों में बट गया है, भारत के भी टुकड़े हो गए हैं, और अफगानिस्तान वाला हिस्सा है जो आगे चलकर आतंकवाद की जन्मभूमि बनता है। कैसे बनता है वो हम देखें। देखिए, अफगानिस्तान है, उसमें सोवियत युद्ध होता है, और सोवियत युद्ध 79 टू 89 चलता है, यानी करीब 10 साल चलता है। होता क्या है यहां पर कि जो अफगानिस्तान है उसमें जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार होती है, वो रूस समर्थित होती है। मतलब रसिया सपोर्ट करता है उस गवर्नमेंट को। अब उस गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं अमेरिका, पाकिस्तान, और साथ के साथ सऊदी अरब। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका ये सपोर्ट करते हैं यहाँ के लड़ाकों को, यहाँ के लड़ाकों को, या यूं कहूं कि भाड़े के लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं और वहां की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करते हैं। तो इधर से रसिया है जो युद्ध में चला आता है, और रसिया युद्ध में चला आता है, तो इस तरह करके सोवियत युद्ध होता है। कहां पर होता है? अफगानिस्तान में होता है। करीब 10 साल चलता है। फाइनली यहां पर रसिया में मिखाइल गोरबाचोव, मिखाइल गोरबाचेव राष्ट्रपति बनते हैं, और ये राष्ट्रपति इस युद्ध को समाप्त करते हैं। फाइनली राष्ट्रपति बनते हैं और इस युद्ध को समाप्त करते हैं। ये वही राष्ट्रपति हैं जिनके समय में 1991 में, 1991 में रसिया है उसके 15 टुकड़े हो गए थे, 15 भाग हो गए थे, 15 पार्ट्स। और ये जो 15 पार्ट्स हुए थे, इनमें रसिया एक पार्ट था। एक पार्ट कौन सा था? रसिया था। तो इस तरह करके मिखाइल गोरबाचोव हैं, ये रिफॉर्मर थे, यानी कि सुधारवादी विचारधारा के थे। इन्होंने ही अफगानिस्तान में इस युद्ध को रोका, और सोवियत संघ के 15 हिस्से अलग अलग हो गए। और इसी के साथ ही अमेरिका और रसिया में जो कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उसका अंत भी यहीं पर मान लिया जाता है। अब देखिए इससे क्या प्रभाव होता है। यहां पर एक व्यक्ति होते हैं, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, यहां पर अमेरिका है जो अफगानिस्तान के लड़ाकों को सपोर्ट कर रहा था, यानी लोकल फाइटर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। अब इनको सपोर्ट करते करते अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया, ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया, और ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा का गठन कर दिया, अलकायदा का गठन कर लिया 1988 में। देखिए युद्ध किन किन के बीच चल रहा है? अमेरिका और रसिया के बीच चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, इनडायरेक्ट युद्ध चल रहा है। उसके लिए मैदान यूज किया जा रहा है अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान में ही अलकायदा को जन्म होता है,
और वहां पर सपोर्ट करता है अमेरिका। यही अलकायदा जो अमेरिका इसे सपोर्ट कर रहा था, उस पर 11 सितंबर 11 सितंबर 2001 को ये अलकायदा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस पर अटैक कर देता है। तो देखिए, जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। मतलब अमेरिका ने जिस अलकायदा को सपोर्ट किया था, जिस ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया था, उसी ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर दिया। इसलिए इसे 9/11 भी बोला जाता है। 9 सितंबर के लिए यूज किया जाता है और 11 उसकी डेट हो गई, तो 9/11 अटैक बोला जाता है इसे। 11 सितंबर को 2001 में ये अटैक होता है, सॉरी 2001 में अटैक होता है ये। बाद में हम देखते हैं कि नेवी सील कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के एबटाबाद, ये कहां रह रहा था, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन, और पाकिस्तान के एबटाबाद पर अटैक करके 2011 में 2011 में यानी अटैक किया था 2001 में, और उसके 10 साल बाद 2011 में अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने एबटाबाद पर अटैक करके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यहीं पर देखिए, इसी पृष्ठभूमि में जन्म होता है तालिबान का। इसी पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान में अस्थिरता हो रही होती है, और उस अस्थिरता के चलते 1994 में तालिबान का जन्म होता है। अभी हमने अलकायदा पढ़ा, अब तालिबान का जन्म होता है। और ये तालिबान जो है, ये अफगानिस्तान में इसे खत्म करने के लिए 2001 में अमेरिका अटैक करता है। देखिए, 2001 में ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, और अमेरिका की आंखें खुल जाती हैं कि आतंकवाद तो खतरनाक है, हम पर भी अटैक कर सकते हैं। जब उन्हें इस बात का पता चलता है, तो वो वर्ल्ड में जो फेमस फेमस जो टेररिस्ट अटैक करने वाले होते हैं ग्रुप, उन पर एक्शन लेना शुरू करते हैं, और वो तालिबान पर अटैक करते हैं। और तालिबान पर 2001 में अटैक करने के लिए अफगानिस्तान में आते हैं, और 2021 तक, करीब 20 वर्ष तक अफगानिस्तान में अमेरिका रहता है। अफगानिस्तान में अमेरिका रहता है, और उसके बाद में अमेरिका यहां से अपनी सेनाएं वापस लेकर चला जाता है, और अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी सरकार बन जाती है। तो अभी आप हालात में वर्तमान में देखेंगे तो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है, और उसने सरिया लागू किया हुआ है कि मतलब महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना, ये इस तरह के जो भी शिक्षा पर कंसेप्ट है, वो सारी चीजें। तो मतलब अफगानिस्तान में अमेरिका रहता है 2001 से 2021 तक। देखिए, यही हम तो बताएं कि 2001 के बाद 2003 में अमेरिका है जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ, ये इराक के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, इन पर अटैक करता है। यानी 2001 में अफगानिस्तान पर अटैक करता है, और 2003 में इराक पर अटैक करता है, जहां के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सद्दाम हुसैन। तो इस तरह अमेरिका है जो अलग अलग युद्ध में, यानी कि अफगानिस्तान में हम देखें तो अफगानिस्तान में रसिया अटैक करता है, और अमेरिका बैकफुट से काम करता है। यहां पर हम देखें तो चाहे अफगानिस्तान में दोबारा हो, यानी तालिबान के खिलाफ हो या सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो, अमेरिका अटैक करता है। आगे हम देखें कि मसूद अजहर के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा तालिबान के बारे में और अलकायदा के बारे में। अब हम देखें मसूद अजहर के बारे में। मसूद अजहर है जो 1994 में इंडिया आता है। ये एक आतंकवादी है, इंडिया आता है। आने के बाद इसे 1994 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1994 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में ये भारत की जेल में रहता है। जेल के दौरान 1999 में एक घटना होती है, जिसे हम देखें, कांधार हाईजैक। कांधार हाईजैक यानी कांधार विमान अपहरण। कांधार विमान अपहरण
असलियत में ये भारतीय विमान होता है एयरलाइन का, इंडियन एयरलाइन का, जो काठमांडू से नई दिल्ली के लिए होता है और इसे काठमांडू से ले जाया जाता है कांधार। कांधार अफगानिस्तान में है और वहां तालिबान का कंट्रोल था, तो तालिबानी क्षेत्र में ले जाया जाता है। और जब इसके यात्रियों को, इस विमान के यात्रियों को बचाने के लिए भारत को समझौता करना पड़ता है और भारत को समझौता करके 1999 में मसूद अजहर को छोड़ना पड़ता है। यानी मसूद अजहर को 1994 में गिरफ्तार किया गया। ये भारत आया था आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए। 1999 में कांधार प्लेन हाईजैक होता है, मतलब काठमांडू से दिल्ली आने वाला विमान आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और उससे कांधार ले जाया जाता है अफगानिस्तान में, जहां पर तालिबान का कंट्रोल था। वहां ले जाया जाता है और उसके बदले में मसूद अजहर को छोड़ना पड़ता है। मसूद अजहर अगले ही साल 2000 में, सन 2000 में जैश ए मोहम्मद, JEM, जैश ए मोहम्मद नामक एक आतंकवादी संगठन तैयार करता है। मसूद अजहर करता है, जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन तैयार करता है अपनी रिहाई के अगले ही साल, यानी 1999 में छूटता है और सन 2000 में ये ऐसा करता है। अब उसके बाद देखिए 2001 में, अब जब कोई आतंकवादी ग्रुप है तो वो अपनी प्रेजेंस जो करेगा, अपनी उपस्थिति दर्शाने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, आतंकवादी घटनाएं प्रदर्शित करेगा। और उसने क्या किया, 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर अटैक कर दिया, भारत की संसद पर हमला कर दिया। और इस भारत की संसद पर हमला होने के बाद में इसकी हिफाजत की थी सीआरपीएफ के जवानों ने। सीआरपीएफ के जवानों ने भारतीय संसद के इस हमले को नाकाम कर दिया था। बाद में हम देखें कि इसी जैश ए मोहम्मद ने 2016 में उरी पर अटैक किया। 2016 में उरी पर अटैक किया। पहला कहां था, 2001 में भारत की संसद पर। उसके बाद 2016 में उरी पर अटैक किया है। उसके बाद हम देखें पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक किया जाता है 2019 को, वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी के दिन, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक किया जाता है। यानी जैसे मोहम्मद है जिसको 2000 में गठन हुआ, सन 2000 में, 2001 में भारत की संसद पर अटैक करता है, 2016 में उरी पर अटैक करता है और उसके बाद 2019 में पुलवामा पर अटैक करता है। देखिए 2001 में सीआरपीएफ के जवानों ने ही भारतीय संसद को बचाया था। उन भारतीय जवानों को, मतलब सीआरपीएफ के जवानों पर अटैक किया जाता है, पुलवामा अटैक पर, और करीब 40 सीआरपीएफ के जवान इस दौरान मृत्यु हो जाती है। ये जो पुलवामा है ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का एक जगह है अवंतीपोरा, उसके नजदीक लैथपोरा। ये एक्चुअल में एक नेशनल हाईवे है जो 44 नंबर है। इसमें हम देखें कि ये यहाँ पर अवंतीपोरा है और उसकी जगह है लैथपोरा। यहाँ पे एक मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के बारे में देखिए, अवंती स्वामी मंदिर है। अवंती स्वामी मंदिर यानी वहां के राजा अवंती वर्मन द्वारा झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर अवंती वर्मन द्वारा 855 से 883 के बीच ये राजा रहे थे, तो उन्होंने बनवाया था इसे। तो अवंती वर्मन ने अवंती स्वामी मंदिर कहां बनवाया है, अवंतीपोरा में बनवाया है। उस अवंतीपोरा में ये उस मंदिर के आज तक भी खंडर है, अवशेष बचे हुए हैं। यहां पर ये अटैक किया था। अब पुलवामा अटैक के बाद में रिएक्शन होना था भारत की तरफ से और भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। मतलब उसके 12 दिन बाद 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है और 14 फरवरी के 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2019 को भारत के 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन, कौन से फाइटर जेट्स, मिराज 2000, मिराज 2000, ये मिराज 2000 के 12 फाइटर जो प्लेन है ये एक्चुअल में उड़ना स्टार्ट होता है। एक्चुअल में 20 प्लेन उड़ते हैं ये,
और ये जाते हैं ग्वालियर एयरपोर्ट से, ग्वालियर एयरबेस से जाते हैं। और ग्वालियर एयरबेस से जाकर 4 तो इंडियन टेरिटरी में घूम रहे होते हैं, 4 उनको गार्ड करते हैं और बाकी 12 अंदर एंट्री करते हैं। और ये अटैक किया जाता है बाद में बालाकोट पर। बालाकोट पर जैसे मोहम्मद का ठिकाना था जहां ये ट्रेनिंग दिया करते थे। तो आप देखिए कि ये वाला हिस्सा इंडिया के पास और ये पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो इस हिस्से के पास में ही पाकिस्तान वाले हिस्से में बालाकोट नामक जगह है। यानी कि पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद भारत के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दी, मतलब भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान में घुस गए और एयर स्ट्राइक कर दी। और एयर स्ट्राइक करके वहां जैसे मोहम्मद के ठिकानों को खत्म कर दिया और टाइम रहते हुए वो वापस भी आ गए थे। यहां हम देखें, मैप में देखें कि ये इस तरह का हिस्सा है, बॉर्डर है जो, ये एक्चुअल में यहां से ये कश्मीर है। ये कश्मीर है एक्चुअल में जो हमारा है, लेकिन इस पर कब्जा कर लिया गया था पाकिस्तान द्वारा। और यहां पर देखें तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर। इसे यहां से यहां तक कब्जा किया हुआ था। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल एक्चुअल में पाकिस्तान ने कब्जा किया था और इससे गिफ्ट दे दिया गया। गिफ्ट दे दिया गया किसको? चाइना को। पाकिस्तान ने भारत का एरिया कब्जा किया और उसे गिफ्ट कर दिया है चाइना को। यहीं पर एक ये जो ट्रायंगल है, ये भारत के पास है और इसी को बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर। इसी को क्या बोला जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बना हुआ बैटलफील्ड है, मतलब सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा हुआ युद्ध क्षेत्र है विश्व का। ये भारत के कंट्रोल में है, सियाचिन ग्लेशियर है जो। अब यहां पर देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये चाइना ने कब्जा किया हुआ है और इसको बोला जाता है अक्साई चीन। यानी कश्मीर का हिस्सा हम देखें तो एक पार्ट चाइना ने कब्जा किया हुआ है जिसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। एक पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जिसे क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। और कुछ ऐसा पार्ट है जो चाइना ने को दे दिया है। किसने? पाकिस्तान ने दे दिया है। यहीं पर एक छोटा एरिया है जिसे बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। अब यहां आप देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब ये लाइन है एक्चुअल में, इसके इधर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इधर भारत के पास है। तो इस लाइन को एलओसी बोला जाता है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, तो याद रखिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इधर की तरफ अगर आप चाइना को देखें तो चाइना के साथ जो ये लाइन बनी हुई है, इसे बोला जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तव में नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी पाकिस्तान के साथ है और एलएसी चाइना के साथ है। इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है। अब देखिए, भारत ने एयर स्ट्राइक की है 26 फरवरी को। 27 फरवरी को पाकिस्तानी जेट्स वापस इंडिया की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो उनका पीछा करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए जाते हैं अभिनंदन वर्धमान, और ये मिग-21 बिसन विमान लेकर जाते हैं। कौन सा फाइटर जेट लेकर आते हैं? मिग-21 लेकर जाते हैं। और जबकि पाकिस्तान की तरफ से आया था जो फाइटर प्लेन, उसका नाम था F-16। F-16 ये वही फाइटर प्लेन है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को गिफ्ट दिया। ये F-16, ये F-16 फाइटर जेट वो हैं जो मिग-21 से ज्यादा एडवांस है, मिग-21 से ज्यादा एडवांस है, जिन्हें अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। और वही पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इनको यूज कर रहा था। अब देखें कि विंग कमांडर हैं जो 27 फरवरी को अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं F-16 का पीछा करते हुए। ये एक F-16 विमान को मार भी गिराते हैं। बाद में इनका खुद का प्लेन क्रैश होने को होता है, ये जमीन में लैंड कर जाते हैं, मतलब पैरासूट के थ्रू। वहां इनको पकड़ लिया जाता है। वहां इनकी ये तस्वीर मारने पीटने की सामने आती है, लेकिन इंडिया के दबाव की वजह से अभिनंदन वर्धमान को भारत छोड़ दिया जाता है। बाद में इनका प्रमोशन होता है कमांडर का, और इनको पुरस्कार भी दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि
भारत से जो जाने वाला था मिग-21 और इस मिग-21 से मार गिराया था एडवांस्ड पाकिस्तान के F-16 को। तो याद रहेगा कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सा आया था F-16 और अभिनंदन वर्धमान, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने कौन सा फाइटर प्लेन यूज किया था, मिग-21 किया था और जिससे F-16 को मार गिराया था। आगे हम देखें कि इन्हें वापस लौटा दिया गया था। अब यहां देखें, जैश-ए-मोहम्मद जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन था, आतंकवादी संगठन था, ये 2000 में बना। अमेरिका ने जैसे ही उस पर 2001 में अटैक हुआ था, उसने जैसे मोहम्मद को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस पर बैन लगा दिया। लेकिन देखिए, अमेरिका का दोहरा चरित्र देखिए कि उसने इस ऑर्गेनाइजेशन पर तो बैन लगा दिया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम बदल लिया और अपनी एक्टिविटी करता रहा, लेकिन मसूद अजहर पर बैन नहीं लगाया। और भारत बार बार यूएनओ में इस प्रपोजल को लेकर आता था कि मसूद अजहर पर बैन लगाया जाए, यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाए उसे। लेकिन हर बार चीन उसे सपोर्ट करता था और चीन वीटो पावर का यूज कर लेता था और इस वजह से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता था। लेकिन 2019 में जब भारत पर पुलवामा अटैक हुआ, तो फ्रांस इस प्रपोजल को लेकर आया और इस बार चीन ने भी सपोर्ट किया, यानी यूं कहूं कि वीटो पावर का यूज नहीं किया और इस तरह करके 2019 में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी यानी वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। ये इस तरह से करके जैसे मोहम्मद की कहानी है। अब हम अगर इंडिया में देखें, अब इसके अलावा जो बहुत सारे आतंकवादी गुट और हैं, तो हम आईएसआईएस की बात करें, इसके अलावा भारत में जैसे नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, इन सब चीजों पर हम नेक्स्ट क्लास तैयार करेंगे और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफेंस के बारे में देख लेते हैं कि एंटी टेररिज्म डे यानी भारत में आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये आतंक विरोधी जो दिवस मनाया जाता है, ये 21 मई को मनाया जाता है। यानी भारत में एंटी टेररिज्म डे यानी आतंक विरोधी दिवस जो मनाया जाता है, वो 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 21 मई 1991 के दिन राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन पर उनकी हत्या कर दी गई थी। एसेसिनेटेड यानी उनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ये भी एक आतंकवाद का ही रूप था कि टेररिज्म की वजह से इनकी हत्या कर दी गई। आगे हम देखें कि भारत में अगर हम बात करें डिफेंस की, जो हमें इन सारे टेररिस्ट अटैक से बचाती है, जो भारत के जवान हैं जो हमें बचाने के लिए अपनी जानों की आहुति देते हैं, जैसे सीआरपीएफ के जवान है, पैरामिलिट्री है, तो उन्होंने अपनी जान दे दी है। तो हम यहाँ देखें कि अ, इस चीज में जनरल अनिल चौहान, भारत में 3 सेनाएं हैं, 3 सेना है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। तो देखिए, 2 तरह का हमारे यहाँ सिस्टम है। एक तरफ तो है मिलिट्री, मिलिट्री मतलब सेना। तो यहाँ सेना में हम देखेंगे कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी 3 है और दूसरा होता है पैरामिलिट्री। तो पैरामिलिट्री में हम देखते हैं कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारे पैरामिलिट्रीज में आते हैं। तो यहाँ हम मिलिट्री के बारे में बात करते हैं। तो मिलिट्री में तीनों सेनाओं के 3 हेड होते हैं, यानी 3 प्रधान होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हाल ही में बनाया गया है इन्हें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये जनरल है आर्मी के, यानी कि थल सेना के। थल सेना या आर्मी के जनरल हैं, कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद हम बात करें तो एडमिरल पोस्ट होती है नेवी में, नेवी यानी नौसेना में, और यहाँ के एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एयर चीफ मार्शल होते हैं, एयर चीफ मार्शल होते हैं एयरफोर्स के हेड, और वो है विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। यानी आर्मी की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी जनरल है वहां के। अगर नेवी की हम बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी वहां के कौन है? एडमिरल हैं। और अगर विवेक राम चौधरी इनकी बात करें हम, तो ये एयरफोर्स के हेड हैं, एयर चीफ मार्शल हैं। अब इन तीनों पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट होती है जिसे बोला जाता है सीडीएस। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब ये जो डिफेंस का है,
उनका एक चीफ बनाया गया है, ये है जनरल अनिल चौहान। तो ये 4 स्टार पोस्ट होती है, इसे क्या बोला जाता है? 4 स्टार पोस्ट। 4 स्टार पोस्ट होती है और इन्हें 3 स्टार बोला जाता है। अब ये स्टार का मतलब ये नहीं है कि इनके शोल्डर पर, इनके कंधों पर ये स्टार लगते हैं, इनकी गाड़ी पर ये स्टार लगते हैं, गाड़ी के फ्लैग पर ये स्टार लगते हैं। तो मतलब 4 स्टार पोस्ट होती है सीडीएस की। अब यही हम देखें कि इससे पहले हमारे जो पहले जनरल सीडीएस थे, पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। तो इंडिया में सीडीएस का जो पद है वो बनाया गया है 1999 में, जब कारगिल युद्ध हुआ था। तो कारगिल युद्ध में के लिए रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई कि कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्यों हमने क्या क्या गलतियां की या क्या हुआ। तो उसमें बताया गया था कि तीनों सेनाओं में कोरिलेशन, आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए एक कोई हेड होना चाहिए, और उसी के लिए सीडीएस बनाए गए थे। तो सबसे पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, जिनकी 2021 में एक प्लेन क्रैश में, यानी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु के कुन्नूर में। उसके बाद में दूसरे सीडीएस बने हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। इस तरह करके हमारे यहाँ आर्मी का स्ट्रक्चर है। अब इनकी अगर हम पोस्ट की बात करें, तो यहां से कई बार डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी पोस्ट की बराबरी पूछ ली जाती है कि इनकी पोस्ट में इक्वलेंट पोस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम आर्मी की बात करते हैं। आर्मी की अगर हम बात करें तो देखिए कि सबसे पहले नीचे अगर ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले होते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद कर्नल के पहले लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कर्नल से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, फिर ब्रिगेडियर के बाद जनरल से पहले आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल, और उनसे पहले आएंगे मेजर जनरल। यहां याद रखने वाली चीजें हैं कि देखिए मेजर से यहां छोटे होते हैं लेफ्टिनेंट, मेजर से यहां छोटे होते हैं लेफ्टिनेंट, लेकिन अगर जनरल लगा हुआ है तो मेजर छोटे हो जाएंगे, यानी मेजर जनरल छोटा रैंक है, और उससे ऊपर आता है लेफ्टिनेंट जनरल। यानी सबसे पहले बात करें तो हम लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट के बाद में आते हैं कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। क्लियर है यहां तक? अब जनरल के बाद एक पोस्ट हुआ करती है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल, तो ये जनरल पोस्ट नहीं है। अगर वार या बैटल टाइम में, युद्ध के समय में किसी ने अच्छा अचीवमेंट किया है, किसी जनरल ने अच्छा काम किया है, तो उन्हें ये रेस्पेक्ट दे दिया जाता है फील्ड मार्शल का। तो अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 2 जनरल को फील्ड मार्शल की रैंक दी दी गई थी। एक थे सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो सैम मानेकशॉ हैं जो 1971 के युद्ध के समय में थे, जनरल थे, और जिस समय भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। तो सबसे पहले इनको जनरल का टाइटल दे दिया गया था 1973 में, 1973 में, 1973 में इनको क्या दे दिया गया था? सबसे ऊंचा पद फील्ड मार्शल का। तो जनरल रहे थे तो फील्ड मार्शल का इनको ओहदा दे दिया गया था। ये जो देखिएगा, जो फील्ड मार्शल की जो पोस्ट होती है वो 5 स्टार होती है। याद रखिएगा, सीडीएस की जो पोस्ट होती है वो 4 स्टार है, 4 स्टार है। यानी सीडीएस की पोस्ट भी इन पोस्ट से नीचे है, और ये कौन सी पोस्ट है? 5 स्टार पोस्ट है, बहुत ही रेस्पेक्टेड पोस्ट है। उसके बाद के एम करियप्पा को 1986 में, 1986 में ये पद दे दिया गया था, 1986 में फील्ड मार्शल का। एक्चुअल में के एम करियप्पा हैं जो भारत की आजादी के समय में, यानी कि 1947 को इन्होंने चार्ज लिया था अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन के जो जनरल थे बुचर, उनसे चार्ज लिया था। तो भारतीय सेना का चार्ज लेने वाले यही थे। इन्होंने 15 जनवरी को चार्ज लिया था। कब लिया था? 15 जनवरी को। और इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। तो क्लियर हुआ कि आर्मी में 2 लोगों को ये पोस्ट दे दी गई है फील्ड मार्शल की। पहले दी गई थी मानेकशॉ और दूसरी दे दी गई थी के एम करियप्पा को। इनको दिया गया था 1973 में और इनको 1986 में दे दिया गया था। अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम देखते हैं कि ये पोस्ट, अब हम देखते हैं नेवी की पोस्ट। तो नेवी में सबसे पहले होते हैं सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट नहीं सब लेफ्टिनेंट, और उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट के बाद में आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, यानी कमांडर से पहले लेफ्टिनेंट कमांडर,
फिर आते हैं कैप्टन, फिर कोमोडोर, फिर रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। आज तक इंडिया में ये पद किसी को नहीं दिया गया है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट का पद किसी को नहीं दिया गया है। अब हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में सबसे पहले आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर, और इसी पोस्ट पर थे अभिनंदन वर्धमान। किस पोस्ट पर थे? विंग कमांडर की पोस्ट पर थे। उसके बाद आता है ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कोमोडोर, एयर वाइस कोमोडोर, फिर एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, फिर उसके बाद आता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का पद अब तक एक व्यक्ति को दिया गया है, और ये दिया गया है अर्जन सिंह है, इनको दिया गया है 1996 में, 1966 में। एक्चुअल में 1965 का जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो अर्जन सिंह हैं, इन्हें ये पद दिया गया था। तो हम बात करें कि नेवी में जो फील्ड मार्शल, सॉरी आर्मी में जो फील्ड मार्शल का जो पद है वो दो लोगों को दिया गया था, मानेक्शा और के एम करियप्पा, उनको दे दिया गया था, और नेवी में किसी को दिया नहीं गया है। और अगर हम आर्मी में एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में अर्जन सिंह है, उनको दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में। यानी यूं देखें हम कि आर्मी में जो ये रैंक दी गई थी वो बाद में दी गई थी, सबसे पहले दी गई थी एयरफोर्स में। क्लियर है? 5 स्टार पोस्ट हुआ करती है। अब यहां हम देखें कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पोस्ट का कंपैरिजन कराया जाता है। तो देखिए ये पोस्ट एक लाइन में है, वो एक जैसे पद है। यहां हमें कंफ्यूज करता है कि नेवी में कैप्टन कर्नल के बराबर होता है, नेवी का कैप्टन आर्मी के कर्नल के बराबर होता है, जबकि आर्मी का कैप्टन नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर हो। क्लियर है? यहां ये पोस्ट कंफ्यूज करती है। आपको देखेंगे कि एयरफोर्स में अगर हम देखते हैं तो यहां से ये पोस्ट लगभग एक जैसे नामों के साथ चलती है, लेकिन इससे नीचे अलग नाम से चलती हैं। दूसरा पूछ लिया जाता है कि आर्मी का कौन सा पोस्ट है जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होता है, तो स्क्वाड्रन लीडर के बराबर यहां मेजर होते हैं, मेजर होते हैं। तो ये पोस्ट आप उतार करके याद कर लीजिएगा, ये कंपैरिजन कराया जाता है कि कौन सी पोस्ट किस पोस्ट के इक्विवेलेंट होती है, और जनरली पहली 4-5 पोस्ट ही करती जाती हैं। अब हम देखते हैं कि आर्मी में होता है ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के यहां होता है इक्वलेंट कोमोडोर। इक्वलेंट क्या होता है? कोमोडोर। तो ये इंडिया में स्ट्रक्चर बना हुआ है आर्मी नेवी एयरफोर्स इनके अधिकारियों का। यहां हम देखें कि इंडिया में 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया है कि जनरल वुचर थे जो ब्रिटेन के थे, उनसे चार्ज ले लिया था केएम करियप्पा ने। कब लिया था? 15 जनवरी को लिया था। तो इसीलिए थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम नेवी की बात करें तो नौसेना दिवस या नेवी डे वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 के युद्ध में 4 दिसंबर के दिन ही भारत की नौसेना ने कराची पर अटैक किया था और कामयाबी हासिल की थी। तो इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स का दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1932 1932 में भारत में एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। मतलब थल सेना की, सॉरी वायुसेना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। तो इस तरह करके 15 जनवरी क्या होता है? थल सेना दिवस, आर्मी डे होता है। 4 दिसंबर की अगर हम बात करें तो वो नौसेना दिवस होता है, नेवी डे होता है। और 8 अक्टूबर की बात करें तो वो होता है वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे। इस तरह करके टेररिज्म से रिलेटेड और कुछ कुछ हमारी डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड यहाँ हमने इस क्लास में जानकारी ली। नेक्स्ट क्लास की इसी सीरीज में हम आगे टेररिज्म के और जो आतंकवादी संगठन है उसके बारे में, भारत की अंदरूनी आंतरिक समस्याएं जैसे नक्सलवाद हो गया, इनसे संबंध जानकारी के बारे में, उसके अलावा भारत और चीन के संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन से युद्ध हुए हैं, उन सब के बारे में अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।